ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमें करना है डिस्कस, तो थोड़े बात करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो इंट्रो में क्या पूछते पता है, इसको ही थोड़ा मैं कोरिलेट करता हूँ। तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि आप ऑटोमेशन से कौन से फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स ऑटोमेट करते हो। तो कोई मुझे बता सकता है ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सबसे पहला टास्क होता है हमें रिग्रेशन के लिए इसका हेल्प हो। ओके। आजकल स्मोक टेस्टिंग भी करते हैं कि जो सीआई में रन होती है, सीआईसीडी में। हम लोग सैनिटी भी करते हैं। जब भी कभी हमें किसी क्लाइंट को बिल देना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी यूआरएल लेते हैं, यूजर नेम लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं, और बस वो अपना कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टी फाइल होता है उसमें चेंज करते हैं और सैनिटी के लिए हम लोग रन कर देते हैं। ओके। यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं। यूनिट टेस्टिंग मोस्टली हम लोग नहीं करते, यूनिट टेस्टिंग मोस्टली डेवलपर करते हैं। इसके लिए तुम लोगों ने किसी ने नाम सुना जो प्रोट्रैक्टर टूल आता है, कैसे पूछते हैं कभी कभार। तो अपने को नहीं आता, अब हम लोग नहीं करते मोस्टली। तो हम लोगों का जो मेन काम होता है ये तीन में ही होता है, रिग्रेशन, स्मोक और सैनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तीनों के इसके अलग ऐसे टेस्ट केस नहीं लिखने होते। इसका मतलब ये होता है कि आपको रिग्रेशन का ही सूट बनाना होता है। उसी में से आपके कुछ टेस्ट केसेस, मान लो 10% टेस्ट केसेस आपके लिए स्मोक के लिए काम आएंगे, और 10% टेस्ट केसेस सैनिटी के लिए काम आएंगे। राइट। तो दे विल आस्क यू आप ऑटोमेशन से कौन से टेस्टिंग करते हो। तो आपको क्या बताना है उनको, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग। सो उनको बताना है वी डू अ रिग्रेशन, स्मोक एंड सैनिटी। व्हाट इट। किसी को भी डाउट है इस केस में। सर सीआईसीडी मतलब क्या मैं होता बाद में है? बताता हूँ, सीआईसीडी बाद में बताता। हाँ बोले, और किसी कुछ डाउट है। सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं करते क्या इसमें हम? इंटीग्रेशन टेस्टिंग रिग्रेशन के अंदर आता है, राइट। रिग्रेशन के अंदर ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है, बराबर है। क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। जो ऑल्सो करना पड़ता है। पहले सुनिए, ही चेक करके रखा है फिर उससे बग आते हैं तो नहीं उसका इफेक्ट दूसरे पे। सुनिए 2 मिनट मैं बता, 2 मिनट, 2 मिनट न्यू रिक्वायरमेंट और उसको सुनिए ना, मैं बताता हूँ। अभी आजकल दो टर्मिनोलॉजी है रिग्रेशन की, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी ने ये भी पढ़ा होगा सर कि व्हेन वी ओपन अ बग, तब डेवलपर फिक्स करता है उसको। डेवलपर फिक्स करने के हम लोग उस बग को रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका इम्पैक्ट एरिया भी टेस्ट करते हैं, बराबर ना। तो रिग्रेशन का ये भी मीनिंग होता है। रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रीटेस्टिंग प्लस इम्पैक्ट एरिया टेस्टिंग, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, राइट। अभी अजल में क्या होता है पता है क्या, अजल में आपको भी पता है, आपका जो पूरा स्प्रिंट होता है, एक जो भी है, इस स्प्रिंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, बराबर है। आपकी जो स्टोरी है उसको छोटे छोटे स्मॉल में करते हैं। तो ये आपका ये स्टोरी 1 हुआ, ये स्टोरी 2 हुआ, ये स्टोरी 3 हुआ, और यहाँ पे क्या करता है, इन सबको मिला के एक रिग्रेशन स्प्रिंट बनाता है। क्योंकि इसका टाइम अपना स्प्रिंट होता है वो बस 2 वीक का होता है। 2 वीक का स्प्रिंट रहा तो काम भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बरो ना। क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम होता है, उस कम टाइम में आपको ये तीनों भी स्टोरी टेस्ट करने हैं, और पुराना जो अपना जितने भी मॉडल है सबको टेस्ट करना होता है। उस टेस्टिंग में लिए सपोर्ट कौन करेगा, फिर इस केस में ऑटोमेशन टेस्टिंग सबसे ज्यादा काम आता है, कि जो आपका रात में भी चलता है, उसके लिए सेपरेट मशीन होती है, काम बन जाता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होता है। ये इसको रिग्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं आजकल। ठीक है। तो 2 टाइप होते हैं रिग्रेशन को, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग वही बता रहे हैं, मैंने आपको यही दिया, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, यूआई टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सब वही लॉजिक है। ठीक है। आपको बताना है आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्टली ये तीन चीज के लिए। ओके। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। अभी मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए क्या होता है, इस केस में विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हम लोग करते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जैसे सिलिनियम, शॉर्टकट में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फ्रेमवर्क है। मैनुअल टेस्टिंग का एक डिसएडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज क्या है पता है क्या, इसके लिए कोई ऑटोमेशन कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जैसे नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है मैनुअल टेस्टिंग। बट ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए ऐसा नहीं है।
उसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है। क्या होता है, उसके एक वर्ड है, उसका नाम है स्किल्ड पर्सन। मैं आपको दिखा, यहाँ पे होना चाहिए आइडियली। ये देखो, टू राइट एटोमिक टेस्ट का टेस्टर नीड टू प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनका पैकेज ज्यादा होता है, इनका पैकेज कम होता है। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैन बी डन इजीली टू ऑटोमेशन टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग पता है क्या मतलब, एक ही साइट होता है, उसके ऊपर एट ए टाइम 1000 2000 10,000 15,000 यूजर्स कॉन्करेंटली ये करते हैं, एक्शन करते हैं और यूज करते हैं। जैसे कि अभी कभी 10 का रिजल्ट आएगा, तो 10 का रिजल्ट आएगा, सर्वर डाउन होता है, राइट? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, क्योंकि उस शॉर्ट टाइम में बहुत लोग उसको लॉग इन करते हैं, तो सर्वर को कैपेसिटी होना चाहिए वो सारी चीजें झेलने के लिए, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग में अगर देखा जाए, तो इस केस में ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये कैन बी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये यहाँ पे एरर आने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे नहीं, ये कंप्यूटर पे रन होता है तो ये फास्ट होता है, एरर फ्री होता है, और प्रॉपर टेस्टिंग करता है। यहाँ पे कैसे, आज मेरा मूड नहीं है तो आज मैं कैसे भी टेस्टिंग कर लेता हूँ, पास कर देता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको सेम चीज करने के लिए बोले थे, ऑब्वियस बोर होता है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन इज अ गुड टाइम टू ऑटोमेट। अगर आपको ऑटोमेट करना है कोई टेस्ट केसेस, राइट, मतलब ऐसा होता है, आपको कोई स्टोरी दिया है और बोला है जा और उसको ऑटोमेट कर, आप उसको डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं कर सकते। क्यों? उसके पीछे कुछ स्टैंडर्ड प्रीरिक्विजिट होती है कि जो हमें पहले खत्म कंप्लीट करनी पड़ती है, जो हम लोग देखते हैं पहले। पहले क्या होना चाहिए पता है क्या? द टेस्ट इज रिपीटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मान लीजिएगा, आज एक फंक्शनलिटी आई है, डेवलपर ने इम्प्लीमेंट किया है, और आपको मैनेजर ने बोला है कि इसको हमें ऑटोमेट करना है। आपको क्या करना है, इसको ऑटोमेट करना है। तो आप डायरेक्टली इसको ऑटोमेट नहीं करोगे। क्यों पता है क्या? ये जो फंक्शनलिटी है ना, एक ही बार यूज होनी है, बस यही स्प्रिंट में यूज होने वाली है। उसको उसके फ्यूचर में इसको कभी यूज होने वाला है क्या? नहीं। तो अभी मैं इसको बनाता हूँ, इसका स्क्रिप्ट बनाता हूँ और रन करता हूँ, राइट, ये चल जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर के लिए काम के लिए है क्या? अगर ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होने वाला, यूज ही नहीं होने वाला, तो इसको कुछ बना के कुछ फायदा है क्या? हेलो, इसको बना के कुछ फायदा है क्या? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब आपको यहाँ से जाना है, जम्मू जाना है, और आपको प्लेन से जा रहे हो, आप एक ही बार जा रहे हो, तो आप क्या पूरा प्लेन खरीदोगे क्या? नहीं, राइट। सेम कंसेप्ट है। अगर आपको पता है कि ये बार बार नहीं यूज होने वाला है, बहुत रेयरली यूज होना है, तो ऑटोमेशन का वही कंसेप्ट है, जो भी चीज आपको बार बार रिपीट होनी है वो आप ले लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सब्जी वाला कोई भी देख लीजिए, सब्जी वाला क्या करता है पता है? उसे पता है मुझे डेली मार्केट जाना पड़ेगा, डेली मार्केट जाना पड़ता है, डेली मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लेने आना पड़ता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? टेम्पो ही खरीद लेगा ना पूरा का पूरा, बराबर ना, ताकि उसका आने जाने में जो खर्चा आता है वो उसे कम करे, राइट। ये टेम्पो क्यों खरीद रहा है वो? क्योंकि ये उसका डेली का काम होने वाला है, ये डेली लगने वाला है, हर बार लगने वाला है। बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ऑटोमेशन के भी सेम कंसेप्ट है। अगर आपको जो चीज रिपीटेबल लगने वाली है, उसी का आप ऑटोमेट करो, ये इनको बताना है। बराबर। दूसरी चीज क्या होती है ऑटोमेशन करने की, मतलब मैंने पहला पार्ट बताया, दूसरा टास्क क्या होता है? आप जिसका ऑटोमेट करने वाले हो, आप जिसका ऑटोमेशन करने वाले हो, वो स्टेबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये स्टेबल नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता। क्योंकि ऑटोमेशन के लिए मैंने बताया, मान लीजिए आपका ये इसके एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उसके ऊपर निशान लगाना है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये रनिंग पे है। नाउ टेल मी, आप इसके ऊपर निशाना लगा सकते हो अच्छे से? नहीं लगा सकते, राइट, क्योंकि ये रनिंग में ऑब्जेक्ट है, तो उसको कर्सर इधर उधर मूव होगा। सेम लॉजिक ऑटोमेशन में भी है। अगर आपको जिसके ऊपर ऑपरेशन करना हो, परफॉर्म करना हो, वही स्टेबल नहीं है, तो उसका ऑटोमेशन कर सकते हो क्या? क्योंकि उसके लिए जिसके ऊपर एक्शन करना है, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो बताया मैंने, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका टेस्ट रिपीटेबल होना चाहिए, आपका जो उसका बिहेवियर हमेशा चेंज, ज्यादातर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है, हम लोग अजाइल यूज करते हैं, तो वो डिफरेंट आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे।
तो हम लोग अजाइल प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या होता है पता है क्या? देखिए ऑटोमेशन कब करते हैं, मान लीजिए आपका ये स्प्रिंट 1 है और यहाँ पे स्प्रिंट 2 है, जब आप और ये स्प्रिंट 3 है, सर जूम ज्यादा हो गया है। क्या जा रहा है? जूमिंग हो गया सर। नहीं it's नहीं सर बराबर से। ठीक है, मान लीजिएगा आपका अभी करंट स्प्रिंट ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ बरा समझ रहे हैं, आपका ये स्प्रिंट चल रहा है, तो इसमें आप क्या ऑटोमेट करोगे बताइए? इसमें आप ऑटोमेट करोगे स्प्रिंट 1 का डेटा, स्प्रिंट 1 की जो भी स्टोरीज है आप इसे ऑटोमेट करोगे, और स्प्रिंट 3 में क्या करेगा, स्प्रिंट 2 का ऑटोमेट करोगे, राइट? और रिग्रेशन में क्या करोगे आप बताइए फिर? जैसे All- स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 स्प्रिंट 3 और रिग्रेशन। तो जैसे मान लीजिएगा इसमें आप ये ऑटोमेट करोगे, स्प्रिंट 1 का करोगे, स्प्रिंट 2 में स्प्रिंट 3 में स्प्रिंट 2 का, और रिग्रेशन में तो आप एग्जीक्यूशन लोगे, इसमें आप एग्जीक्यूशन लेते हो, या फिर कुछ प्लस टास्क भी होते हैं, कुछ एडिशनल टास्क भी होते हैं, वो भी हमें करना होता है, इसमें चलता है। और आप स्प्रिंट 3 का भी कुछ डेटा करते हो, कभी कभार वो अगले स्प्रिंट में चला, जैसे कि नेक्स्ट स्प्रिंट 1 में स्प्रिंट 3 का डेटा लेते हो, ये करते हो, क्योंकि ये पूरा साइकिल है ऐसा। अभी किसी को डाउट है इस केस में, तो आप इसे कैसे बोलते हैं? व्हेन यू डू ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो उनको क्या बताना, आपको क्या बताना है? वी ऑटोमेट द टेस्ट केसेस one sprint ahead, one sprint back, बरोबर ना? बरोबर? which when okay, when you create it, how you create the test cases? Create or which test cases you are automating? तो उनको ये बताना, यार थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछिए। एक स्प्रिंट बैक करते हैं, मतलब स्प्रिंट 2 में स्प्रिंट 1 का करेंगे, स्प्रिंट ये वाला, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन ये वाला हुआ, उसके बाद व्हाट व्हेन इज अ गुड टाइम, ओके, उसके बाद वही तीसरा, हम अभी मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग फॉर ह्यूमन टेस्टर। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फॉर्म बनाना है, जैसे इमेजिन कीजिए एक फॉर्म बनाना है, उसके ऊपर 100 फील्ड्स है, कितने फील्ड है? 100 फील्ड्स है, और आपको उसके वो ये डेटा बहुत बार लगने वाला है। नाउ टेल मी, हर बार 100 फील्ड मैनुअली भरना पॉसिबल है क्या? टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें लेंगे, तो बेस्ट वे क्या है, उससे ऑटोमेट कर दीजिए। तो वही बता रहे हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको ऑटोमेट कर दीजिए। द टेस्ट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत करने पड़ते हैं, यहाँ से वहां से वहां जाते समय आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ते हैं, पैसों का या कुछ और चीजों का, तब के केस में आप क्या करो, उसको ऑटोमेट कर दो। ओके, तो इसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन करते हैं, व्हेन इज टू गुड टाइम टू ऑटोमेट, और व्हाट यू विल ऑटोमेट, व्हाट यू विल ऑटोमेट, राइट? व्हाट स्टोरीज, और क्या बोल सकते हैं इसको, और व्हाट स्टोरीज, और इपिक को नहीं हो सकता, और प्री रिक्विजिट, बिफोर स्टार्टिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि अगर आपको कोई ऑटोमेशन करना हो तो आप डायरेक्टली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नहीं लिखते, जैसे मैनुअल में भी आप डायरेक्टली टेस्टिंग करते हो क्या? नहीं, पहले आप यूजर स्टोरी करते हो, फिर स्टोरी पॉइंट होता है, फिर आपका पूरा प्लानिंग होता है, फिर टेस्ट केस बनाते हो, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? सेम वे लॉजिकली अगर देखोगे ऑटोमेशन भी वही होता है। आपको कोई स्टोरी ऑटोमेट करनी है तो पहले देखोगे आप, उसका ये क्राइटेरिया होता है, आप ऑटोमेशन करना है तो आपको ये चीजें देखना है,
बाबा ये टेस्ट केस जो मैं ऑटोमेट करना है ये रिपीटेबल है क्या, ये जिसके ऊपर मुझे ऑटोमेशन करना है ये स्टेबल है क्या, इसका टाइम कंज्यूमिंग है क्या। अगर मान लीजिए मेरे यूजर ऑटोमेशन मैनुअल से 1 मिनट में हो जाता है और ऑटोमेशन से आधा मिनट ले, तो क्या फायदा, मतलब उसको बेटर है मैनुअल रख दें क्योंकि आधा मिनट में काम हो रहा है। द टेस्ट इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है तो हम उसको ऑटोमेशन से ले सकते हैं। अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। ठीक है, उसके बाद सेम लॉजिक है जो इसमें क्या पूछते हैं, जैसे मैंने अभी बताया क्या आप ऑटोमेट करोगे, और उसके बाद आता है क्या आप ऑटोमेट नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी इसका उल्टा बताना है। क्या आप ऑटोमेट नहीं करोगे द टास्क विच इज नॉट रिपीटेबल, बराबर है, विच इज नॉट रिपीटेबल मतलब फ्यूचर में नहीं यूज होने, विच इज नॉट रिपीटेबल, और इसको मैं क्या लिखूंगा, और विल नॉट यूज इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद whose behavior he frequently changes, जिसका behavior frequently changes है मैं उसका ऑटोमेशन करूंगा या नहीं, बराबर है। और क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट, इसके लिए एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं इट शुड नॉट, ओके, इट टाइम कंज्यूमिंग फॉर ह्यूमन है, उसका उल्टा लेना है। इजी फॉर इजी वे इजी फॉर मैनुअल, Sir, second point changes behavior frequently, ना? हाँ It doesn't काटा होगा. ओके सॉरी माय मिस्टेक, इजी फॉर मैनुअल बट डिफिकल्ट फॉर ऑटोमेशन। इसका मीनिंग क्या है पता है क्या, इसका मीनिंग ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है आप मैनुअल से वही काम आधे मिनट में कर देते हो, लेकिन आपको ऑटोमेशन से बहुत सारा इधर उधर का डेटा लेके आना पड़ता है, राइट, समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई यूजर आपके दिमाग में हो, आप उसको डायरेक्ट लॉगिन करोगे काम बनेगा, लेकिन ऑटोमेशन की वजह से होता है क्या, आपको यूजर कहीं पे तो वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है तभी आपका काम बनता है, राइट। ये भी थोड़ा चीजें होती हैं। ऑटोमेटर इज ओके, आप कब करोगे, व्हेन वी नीड टू डू monkey testing, right? Monkey, when we need to do monkey और ad hoc testing बोलते हैं इसको, बराबर ना, राइट। किसी का डाउट है इस केस में, देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में लिखे हैं। हॅलो सर मंकी बोलिए। ॲडॉक टेस्टिंग ह्याच्यामध्ये करत नाही का? नहीं करत नाही नाहीच मॅडम, ना? ad hoc monkey आणि ad hoc टेस्टिंग काय असं सांगा आपण एक्सप्लोर करतो म्हणजे रँडमली चेकिंग करतो. एक्झॅक्टली, मग ऑटोमेशन रँडमली चेक करता येईल का विचार करा, नाही नाही sir. का ऑटोमेशन मध्ये डेटा लागतो आपल्याला, जर तुमचा रँडमली डेटा डेटा लागतो. डिपेंड करते, त्याच्यामध्ये काहीच नसतं आपल्याला ना. राइट एग्जैक्टली। उसके बाद आता है व्हाई डू यू नीड अ क्रॉस बाउंडर टेस्टिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्रॉस बाउंडर टेस्टिंग मतलब कैसे होता है, ये भी ऑटोमेशन सबसे बढ़िया फीचर है, क्यों पता है क्या, इसके पीछे का लॉजिक एक ही होता है। आपको मान लीजिएगा आपके लिए क्रोम के लिए, सॉरी क्रोम है, इसके लिए आपने 100 टेस्ट केस बनाए, तो आपको आई के लिए सेपरेट 100 टेस्ट केस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको सफारी के लिए सेपरेट 100 टेस्ट केस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज है, आपका एक ही टेस्ट केस है, बस स्टार्टिंग में जो इन्वोक हो रहा है उसको चेंज कीजिए, आप इसको रन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है, राइट। समझ में आया सबको, ये होता है। अभी क्रॉस बॉर्डर टेस्टिंग की Yes, जरूरत sir. कोई होती है, कोई मुझे बताएगा क्या, कोई मुझे Our बताएगा, application can be run with the different browser and different system also. राइट, व्हाई, बट व्हाई To ensure that our application will be run properly. एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपना एप्लीकेशन सब ब्राउजर का सपोर्ट करता है कि नहीं, बहुत ही मतलब जैसे मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन बस क्रोम में एकदम बढ़िया चलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब आई पे आता है तो चलता है नहीं, उससे कोई स्क्रिप्ट ही रन नहीं होती। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है एक्चुअली, ये चलता क्यों नहीं, क्या होता है उसके पीछे, क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब आप एक्चुअली कभी भी देखिए ना, आपका कोई भी पेज हो उसके ऊपर बहुत सारे
फॉर्म से, ये तो प्रॉपर्ली चलते हैं सब जगह पे, कोई दिक्कत नहीं होता। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता है क्या? जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो या फिर अलाइनमेंट का इश्यू आता है। पता है अलाइनमेंट का इश्यू मतलब किसी ब्राउजर में आपका जो पॉपअप आता है जैसे क्लोज करने का, यहाँ पे आता है, लेकिन किसी इसमें इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसी बड़ी हो जाती है जिसपे आपको बटन ही नहीं दिखते हैं। पता है आपको ये वाला कंसेप्ट कभी ऑब्जर्व किया आपने? मतलब Yes, इससे क्या sir. बोलते हैं, ये दो चीजें होती हैं। मतलब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो बैकएंड पे कोई तो जावास्क्रिप्ट रन होती है। क्या होती है? जावास्क्रिप्ट रन होती है। तो ताकि अभी कैसे होता है, कभी कभार डेवलपर है ना क्या करता है, अगर वो एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, वो क्या करता है पता है, जावास्क्रिप्ट वो लिखता है, बस वो ऐसा उतना इतना ही अच्छे से नहीं लिख पाता है कि जिसकी वजह ये बस क्रोम पे ही चलता है, पर ये आई के ऊपर क्लिक नहीं करता। ऐसा भी होता है। तो आप बताए मैंने फॉर्म भरा लेकिन ये इसके ऊपर चला, लेकिन इसके ऊपर चला ही नहीं, तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? बराबर है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर ये अच्छा है क्या? नहीं है, क्योंकि ये क्रोम पे चल रहा है, इसके नहीं चल रहा। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी सारी चीजें हैं इसके ऊपर दिख रही कि नहीं। दूसरा चीज होता है इसके ऊपर, जैसे मैंने बताया जो भी पॉपअप आते हैं, ये पॉपर का जो अलाइनमेंट होता है मोस्टली मिसमैच होता है। जैसे क्रोम पे प्रॉपर बीच में ही दिखता है, अगर आप सफारी में किसी और में देखोगे तो शायद कुछ उसकी साइज बड़ी होगी या कई कोने में होगी। राइट, वो भी होता है। कभी कभार ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज होते हैं क्रोम में आई पे, और पॉपुलेट नहीं होते, यहाँ पे पॉपुलेट होते हैं। क्योंकि ड्रॉप डाउन के पीछे भी इन लोगों ने कुछ तो कोड लिखा होता है, क्योंकि वो लाने के लिए कि आपका ब्राउजर शायद आउटडेटेड होता है, कुछ ना कुछ चीजें सी वजह से नहीं होता। अभी किसी को डाउट है इस केस में? तो इसमें इश्यू क्या होता है, पहले तो चीज मैं बताता हूँ। मैंने पहले क्या बताया आपको, पहला क्या बताया इसको, सब मोस्टली हमें जो इश्यू होता है क्लिकिंग इश्यू होता है। मतलब क्लिकिंग इश्यू मतलब कैसे होता है कि कोई स्क्रिप्ट में आपका नॉर्मल क्लिक चलता है, बट ऑन सम ब्राउजर we need to use JS executor। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग होता है डॉट क्लिक जो है ये सिनोनिम की मेथड है, वो क्या करता है, क्लिक करता है। और दूसरा मैं जो JS एग्जीक्यूटर का बोल रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, कि जो HTML में अभी वो यूज होता है, सब लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, राइट, एंगुलर JS, रिएक्ट JS, राइट। और JS मतलब जावास्क्रिप्ट होता है। तो ये काम करता ही करता है। कुछ कुछ लोग, बहुत लोगों को आदत होती है कि डॉट क्लिक लगाने की, और कुछ कुछ लोग डॉट एक ये लगाते हैं। जब इसके पीछे जब भी कभी आपका टेस्ट केस या कुछ फेल होता है, नॉर्मल क्लिक से काम नहीं बनता, तो ट्राई कीजिए उसे जेएस एग्जीक्यूटिव कीजिए, इससे आपका वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा बहुत बार। इससे मोस्टली प्रॉब्लम होता नहीं, अगर हुआ तो, लेकिन इसका रामबाण उपाय है आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव यूज करना, उससे काम बनेगा। राइट। दूसरा क्या होता है, समटाइम्स इन डिफरेंट ब्राउजर क्या होता है, sometimes in different browser drop downs values are not displaying। मैंने क्यों बताया इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि हर इसमें HTML CSS जो भी है उसमें जावास्क्रिप्ट होता है। क्योंकि कुछ कभी कभार ऐसा होता है हर ब्राउजर वो लोड नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका ड्रॉप डाउन की वैल्यू वगैरह दिखते हैं। और ये मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से ये मोस्टली इसके लिए चलता है। किसके लिए आता है? ड्रॉप डाउन के लिए आता है। दूसरा जो चीज होता है हमें क्यों होता है, क्योंकि जो मैंने बताया जो पॉपअप होता है, ये पॉपअप के ऊपर कुछ बटन्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा अभी यहाँ पे कुछ पॉपअप आएंगे, कोई है क्या अपने पास, कोई पॉपअप होता है, अलर्ट वाला देखते हैं, अलर्ट इन सेलेनियम गुरु 99, गुरु 99 वाला देखिए, मैं आपको ट्राई करता हूँ उसको बताने को। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सबमिट कर, ये जो पॉपअप होता है कभी कभार दिखता नहीं, प्रॉपरली वर्क नहीं होता, आपका मे बी क्रोम पे करता है, या आप कभी कभार आई पे रन ही नहीं होता।
दिखता नहीं, इसका मैसेज कुछ अलग ही दिखता है, ये भी होता है, राइट। उससे क्या बोलते हैं, अलर्ट और पॉपअप। ओके, उसके बाद क्या होता है, साइज का इशू, फ्रेम साइज, फ्रेम साइज और विंडो साइज इशू। ठीक है, व्हाई वी नीड, तो आपको मैंने बताया। और और व्हाट इशू you are फेसिंग while क्रॉस ब्राउजर। आप कभी भी देखिए क्रॉस ब्राउजर के टाइम पे आपको ये इशू आएंगे, यही लॉ मेन कारण होता है क्रॉस ब्राउजर का। ओके, व्हाट आर द बेस्ट, सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द ऑटोमेशन। पहले चीज, डिसाइड व्हाट टू ऑटोमेट। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि आपको टीम लीड बताता है ये ऑटोमेट करो, और बहुत लोग डायरेक्टली ऑटोमेशन के लिए जाते हैं, कोडिंग लिखने के लिए जाते हैं। नहीं, पहला आपका टास्क क्या होता है, पहला आपका टास्क क्या होता है, ये पहले जो भी आपको सीनियर दिए है, टेस्ट केसेस दिए है या फिर स्टोरी दिए, पहले गो थ्रू करो मैन्युअली इसमें, इसमें से क्या क्या डिवाइड होता है, क्या क्या इन स्कोप, इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं इन स्कोप और आउट स्कोप। जो भी फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है, आपको डिसाइड करना होता है स्कोप ऑफ टेस्ट केसेस। क्या करना पड़ता है, टेस्ट केसेस पहला इन स्कोप होता है और दूसरा आउट स्कोप होता है। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये टेस्ट प्लान जो आप मैनुअल का भी टेस्ट प्लान करते हो, उसमें भी होता है, जो सेकंड पॉइंट ही होता है। पहला पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा पॉइंट होता है स्कोप होता है, राइट। कभी भी टेस्ट प्लान देखिए मैनुअल का, उसमें भी वही होता है। स्कोप यानी क्या होना है, मतलब इस स्प्रिंट में मैं क्या क्या टेस्ट करके आपको दूंगा और क्या टेस्ट नहीं करके दूंगा, ये भी होता है उसमें। तो सेम लॉजिक जो मैनुअल के लिए होती है वही ऑटोमेशन के लिए होती है। मतलब मेरे कौन से टेस्ट केसेस में टेस्टिंग कर सकता हूँ, कौन से पॉसिबल नहीं, उसको मैं आउट स्कोप में डालूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या होता है, असाइन द टेस्ट केस बेस्ड ऑन द स्किल एंड पर्सन। मतलब ये तो होता नहीं, क्योंकि आजकल एक टीम लीड होता है और उसके अंदर 2 या 3 साल, 3-4 साल के बंदे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता इस केस में, स्किल बेस्ड होगा। तो टेस्ट केस करते समय हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऑटोमेशन के लिए क्या बोल सकते हैं इसको, आपका जो टास्क है उसको पहले को मॉड्यूलर करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 1 to 20 स्टेप्स है मैनुअल के, राइट, 20 स्टेप्स है। तो उसका पहला क्वेश्चन, ऑटोमेशन का फर्स्ट पॉइंट है, जितना हो सके उतने उसके मेथड्स बनाइए। क्या बने उसके मेथड्स, क्रिएटिव मेथड। इससे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, जितने आप मेथड बनाएंगे उसका फायदा क्या होता है। हेलो, हम लोग मेथड का क्या फायदा होता है, कॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम उससे कॉल कर सकते हैं। मतलब आपकी जो मेन टेस्ट स्क्रिप्ट है, ये जो मेरी मेन टेस्ट स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे हम लोग इसको, ये सारे मेथड हम लोग कहाँ लिखते हैं, बिजनेस स्क्रिप्ट में लिखते हैं। बिजनेस में लिखिए और इसे बस कॉल कीजिए, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, राइट। यही उसका रीजन है। ठीक है, असाइन उसको, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। फिर रिमूव अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो पता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो उस केस में से छोड़ ही दीजिए। और कभी कभार होता है ना, इसमें बहुत सारा बग निकलते हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो फिक्स नहीं है, इसे बोलते हैं रिमूव अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रेमवर्क, चूजिंग राइट फ्रेमवर्क, इसका छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल मोस्टली सब लोग क्या बोलते हैं, आप जब काम करते हैं तो ऑलरेडी बन चुका होता है फ्रेमवर्क, या फिर नया यूज करना, तो बीडीडी आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, राइट। ओके, और टेस्ट इंजन भी चल रहा है। उसके बाद नया क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ सिलेनियम। सिलेनियम का एडवांटेज क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ये ओपन सोर्स है।
दूसरा ये क्रॉस ब्राउजर के लिए सपोर्ट करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब है विंडोज पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, और इसका लैंग्वेज का भी कोई इश्यू नहीं है, आप जावा कर सकते हैं, पाइथन, सी शार्प, इसका भी आपका काम बन सकता है, राइट। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप डिसएडवांटेज ऑफ सिलेनियम देखोगे तो इसका प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सपोर्ट ओनली वेब एप्लीकेशन करता है, आजकल ये सपोर्ट विंडोज को भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका इमेज टेस्टिंग नहीं होता, इससे आपका क्या होता है, इमेज जो होता है उसका टेस्टिंग नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट। तीसरा चीज क्या है पता है कि ये ओपन सोर्स है, इसका कोई ओनर नहीं है, मतलब ओनर नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब ओपन सोर्स है तो कभी कभार सिक्योरिटी का इश्यू आ सकते थे, जैसे बीच में log4j के भी इश्यू आए थे, राइट। ये थोड़ा सा इश्यू टाइप होता है, लेकिन ये कैपेबल है करने की, मतलब वो मैनेज कर हो सकता है। दूसरा, नॉट सपोर्ट फॉर डेस्कटॉप और मोबाइल, अभी मैंने बताया, नॉट नो रिलायबल टेक सपोर्ट, इसको प्रॉपर टेक सपोर्ट नहीं, क्योंकि ओपन सोर्स है, राइट, तो इसके लिए सेपरेट टीम नहीं होती डेडिकेटेड। अगर आप QTP, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लाइसेंस प्रोडक्ट है, इसकी कंपनी कोई ना कोई इसका ओनर है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ लॉ ये होता है, तो आप डायरेक्टली सपोर्ट के पास जाओगे, राइट। तो वही लॉजिक है, जैसे कि इसका एग्जांपल बताता, अगर मान लीजिए आपको कोई 4 व्हीलर लेना हो, अपने 4 व्हीलर लेते समय आप ये भी सोचते हो कि इसके गैरेज कहाँ पे, इसके पार्ट्स कहाँ पे मिलेंगे, इसका शोरूम मतलब सर्विस सेंटर कहाँ पे, ये भी सोचते हो ना, क्यों? क्योंकि कभी कभार हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो हमें नहीं पता होता टेक्निकल, तो ये कौन करता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सेम लॉजिक है यहाँ पे, अगर आप ऑटोमेशन करते हैं, आपका कुछ इश्यू आता है, तो हु विल सपोर्ट यू, इसका ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिलेनियम के क्या बोलते हैं, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट सिलेनियम। तो पहला है, याद रखिएगा, सिलेनियम वेब ड्राइवर है, सिलेनियम ग्रिड है एंड सिलेनियम आईडी ही है, ये 3 कंपोनेंट है। सिलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, ये ओपन सोर्स एपीआई है एंड ब्राउजर है बेसिकली। सिलेनियम ग्रिड जो है, ये आपको अलाउ करता है ऑन डिफरेंट ब्राउजर एंड मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप, इसका मतलब ये होता है आप आपके मशीन पे से किसी और मशीन पे रन कर सकते हैं यूजिंग सिलेनियम ग्रिड। मतलब मान लो आपके पास 100 टेस्ट केसेस है, आपको जैसे कि पैरेलल में काम करना है, आप सिलेनियम ग्रिड कीजिए, कुछ टेस्ट के यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, ये सिलेनियम ग्रिड का है। पर लेकिन आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे, सो डोंट वरी। सिलेनियम आईडी क्या है, बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें आप टेस्ट केस लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। हाउ विल यू ऑटोमेट बेसिक लॉगिंग इन अ वेब एप्लीकेशन? तो वेब एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे कर सकते हैं हम? तो इसका पीछे का लॉजिक ये होता है, तो जब भी कभी आपको लॉगिन करना है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको हमेशा 3 फाइल में काम करना पड़ता है, याद है? 3 फाइल कौन से होते हैं? पहले तो आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, पहले आप क्या करते हो, सारे जितने भी लगने वाले चीजें उसका आप ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेब एलिमेंट, बराबर है। दूसरा चीज क्या करते हैं, इस फॉर्म को अब हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, business. बिजनेस बिजनेस स्लिप को कनेक्ट करते हो। तो अब सेकंड स्टेप क्या करोगे, बिजनेस स्लिप लिखोगे, मतलब इसके मेथड, ये मेरा फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या करोगे, आप मेथड लिखोगे। तीसरा स्टेप क्या करो, उस मेथड का आप आपके टेस्ट स्क्रिप्ट में कॉल करोगे, जो टेस्ट स्क्रिप्ट होता है इसमें कॉल होता है, हमेशा याद रखिए ऐसा ही फ्लो होता है, ठीक है। ये वाला लॉजिक हुआ। अभी इसके बाद बताओ, व्हाट ऑल थिंग यू कैन ऑटोमेट, हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, टेस्ट डेटा क्रिएशन वगैरह। व्हेन ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजफुल, इसे छोड़ दीजिए। ओके देखिए, करंटली आई डू नॉट हैव एनी ऑटोमेशन प्लेस। मुझे कभी कभार ऐसा होता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे इसमें ना ऑटोमेशन है नहीं, देखिए हमें ऑटोमेशन स्टार्ट करना है, तो आप पहले क्या क्या करोगे, क्या करोगे, मतलब जैसे जैसे कि अपना ऑटोमेशन चालू हो जाए, तो पहले क्या लिखा है, देखिए, फर्स्ट आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टेस्टिंग और टेस्ट यू वांट टू ऑटोमेट। अरे बेटा कहाँ गए?
ठीक है, क्या क्या आपको ऑटोमेट करना है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई टूल करना पड़ता है, कौन सा आपको टूल अच्छा लगेगा। मतलब जैसे कि अगर आपको किसी ने दिया, हाँ ये काम करना, आपको साइड ऑटोमेट करना है, आप डायरेक्टली ऑटोमेशन के लिए जाओगे क्या, नहीं, पहले आप गो थ्रू करोगे एप्लीकेशन को, अरे हाँ इसमें क्या क्या ऑटोमेशन करना है, कैसे करना है, वो वेब एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब कैसा इंटरेक्शन है उसका, ओनली वेब है या वेब एंड मोबाइल है या वेब एंड विंडोज है, राइट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे आप कॉल लोगे ना। जैसे कि अगर आपके इसमें मान लीजिए विंडोज भी 50% है, वेब भी 50% है, अब स्लिम लोगे क्या, नहीं लोगे। आपका पूरा वेब एप्लीकेशन है, हाँ तो आप सोच सकते हो स्लिम लेने का, राइट। तो पहले आप गो थ्रू करोगे, आइडेंटिफाई करो क्या क्या ऑटोमेट करना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे मुझे कौन सा टूल यूज करना है, मतलब स्लिम करना है, क्यूटीपी करना है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, एक डिजाइन फ्रेमवर्क करोगे। उसके बाद डिजाइन फ्रेमवर्क करोगे, मतलब इसे बोलते पीओसी बोलते, क्या बोलते इसको, एक आपको स्मॉल पीओसी क्रिएट करनी पड़ती है, क्रिएट स्मॉल पीओसी। पीओसी का फुल फॉर्म क्या पता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं। जो आपको मतलब ऐसा होता है, आपको उसका छोटा सा मॉडल बनाना पड़ता है। मतलब मान लीजिएगा अभी अपने पास बुलेट ट्रेन है चल रहा है, चलो इसका एग्जांपल देता हूँ, बराबर है। तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आता है, तो ये लोग जो भी कंपनी जो टेंडर भरते हैं ना, वो उनको बताते हैं कि हम बुलेट ट्रेन को इस वे एक छोटा सा मॉडल करते हैं, वो भी एक छोटा सा पीओसी करते हैं, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं ये अपना वर्क होगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपका पीओसी सक्सेसफुल रहा तभी आप उसका एटोमेट मतलब आगे बढ़ सकते हो। अगर पीओसी फेल रहा तो ऑब्वियसली आप उसको एटोमेट मतलब उसको टेंडर देते हैं, मतलब टेंडर मतलब उसको काम ही नहीं कर सकते। मतलब जब तक जैसे कि मान लीजिएगा आपको कोई बॉम्ब बनाना है, कुछ चीजें बनाना है, जैसे कि अभी कोई भी देखिए मिलिट्री में बॉम्ब बनाना है तो पहले ये टेस्ट करती है, मतलब ये भी पीओसी करते हैं भाई ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तभी ये उसके प्रोडक्शन करते हैं, राइट, मल्टीपल वर्जन बनाते हैं, राइट। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आपको पहले ये दो चीजें करो, आइडेंटिफाई करो आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आपको टूल चूज करो, उसमें छोटा सा स्क्रिप्टिंग करो और देखो ये काम हो रहा है कि नहीं। इसे बोलते हैं पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर ये हो रहा है तो आप बड़े के लिए जाओ, मतलब आगे के लिए काम कर सकते हो। तो आप फ्रेमवर्क बनाइए, उसमें कुछ चीजें ऐड कीजिए और काम बनाइए। अभी किसी का डाउट है इस केस में? पीओसी कौन डिजाइन करता है सर? हम लोग ही सीनियर करते डेवलपर। हैं, सीनियर ओके डेवलपर ने टेस्टर करते हैं, ओके। यहाँ पे डेवलपर को काम पिक्चर नहीं आते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आप फ्रेमवर्क करते हो, फिर छोटी छोटी चीजें होती है जैसे मैंने आपको बताया था, याद है? तो हम लोग मॉडल करते समय अपने बेस लेयर किया था, फिर टेस्ट लेयर किया था, फिर बिजनेस लेयर किया था, फिर फॉर्म लेयर किया था। ऐसे छोटे छोटे आपको मॉडल बनाने पड़ते हैं। ये देखिए वही किया हम लोगों ने, क्रिएट यूटिलिटी फॉर फाइल्स, एनवायरनमेंट, फिर स्क्रिप्टिंग करना, फिर राइट डाउन बिजनेस लॉजिक्स, ऐसे लिखता है, राइट डाउन बिजनेस लॉजिक्स, फिर रिपोर्टिंग पे काम कीजिए, ऐसा करना है। ठीक है, अभी किसी का डाउट है क्या इस केस में? हेलो सर, फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं क्या सर? फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए इतना क्या बोलते हैं इसको, डिजाइन मतलब आपको आपको करना है क्या बोल रहे हैं या फिर किसी और को मतलब? नहीं, हमको सर। हाँ कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, जैसे ये भी इजी होता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेटिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग। अगर आपको प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन टेस्टिंग करना तो क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया, पहले आइडेंटिफाई किए क्या क्या ऑटोमेशन करना है, फिर इसके बाद टूल चूज कीजिए, फिर इसके बाद देखिए कि क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, टूल्स एंड रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया आपको सारी चीजें। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लीजिए, क्रिएट कीजिए फ्रेमवर्क, अभी जो मैंने बताया भाई। हाँ, व्हाट आर डिफरेंट फेजेस इन ऑटोमेशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल। टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, जैसे मैनुअल के भी टेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है एचटीएलसी, वैसे ऑटोमेशन भी होती है। पहले स्टेप क्या होता है, फिगर आउट करना पड़ता है स्कोप ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखिए मैंने पहले लेक्चर में मतलब पहले जिससे बता रहा, स्टार्टिंग से बता रहा, आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है आप उसमें से ऑटोमेशन के लिए क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते।
ये हुआ फिगर आउट स्कोप ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसके बाद आपको चूज करना होता है फ्रेमवर्क, चूज करना होता है कौन सा चूज करना है, फिर इसका प्लान बनाइए और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी बनाइए कैसे करना है, फिर एनवायरनमेंट सेटअप कीजिए, फिर डेवलपमेंट कीजिए, एग्जीक्यूशन कीजिए और जनरेट कीजिए। ये हुआ ऑटोमेशन का लाइफ साइकिल। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या बताइए मुझे। हेलो, ठीक है, No, sir. आगे बढ़े फिर। नो सर। ओके, अभी बहुत लोग बोलते हैं सर हाउ डू यू ऑटोमेटिक कैप्चा, तो याद रखिए कैप्चा ऑटोमेट नहीं हो सकता, ठीक है। कैप्चा का प्रॉब्लम क्या बता, अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताता, इसका 2-3 वे है जिससे आप काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। कौन है रे बाबा उठ रहे थे। ठीक है, कैप्चा ऑटोमेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है आप विदाउट कैप्चा काम भी कर नहीं सकते, राइट। आपको ऑटोमेट तो करना है लेकिन कैप्चा करना है, राइट। जैसे बैंकिंग केस में जाइए, आपको लॉगिन करते समय कैप्चा पूछेगा ही। हेलो, Yes, sir. यस तो सर। उस केस में आप क्या करोगे, देखिए अभी मैं आपको 2-3 में बता रहा हूँ, तो आपको उनको 2-3 में बताना, तो वो पूछे दे विल आस्क यू डेफिनेटली कि आप कैप्चा ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उनको बताने का नहीं, बस इसके लिए कुछ वर्क अराउंड होता है। जैसे मान लीजिएगा अभी 2-3 चीजें बताता हूँ मैं। जैसे कैप्चा मतलब क्या होता है, एक 4 या 5-6 डिजिट का कुछ तो कोड होता है, सब एग्री उस पॉइंट पे। तो डेवलपर Yes, के sir. हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं, याद रखिए हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं स्क्रिप्ट बनाते हो हमेशा एसआरटी पे बनाते हैं। एसआरटी यानी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जहां से कोड जनरेट होता है, तो आपको डेवलपर को बताना है भाई एक काम करो, मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है, आप मुझे कुछ एक आपके कोड में थोड़े टाइम के लिए उसको फिक्स कर दीजिए। हार्ड कोड कैप्चा मतलब जब भी कभी मुझे टेस्टिंग करना हो, तो उसका क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, यही मैं काम करूंगा तो ये मेरा चल जाएगा, ये मेरा टोकन चल जाएगा। तब ये डेवलपर से बात कर सकते हो सकता है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक वन वे है, समझ में आया। जे सर डेव्हलपरच करून देतो. डेवलपर हाँ बराबर ना, क्योंकि जो कैप्चा होता है वो डिसेबल करता है, क्या करते हैं उसको दो, जैसे फर्स्ट वे क्या होता है, फर्स्ट वे होता है डिसेबल द कैप्चा। आप डेवलपर को कॉल कीजिए और उसे बोले डिसेबल कैप्चा कीजिए, लेकिन वो ना मानेगा ही नहीं, तो आपके साथ आपका टीम लीड या मैनेजर होना चाहिए, उनको बताना कैप्चा पॉसिबल नहीं होता, उसके उनको पहले वर्क अराउंड बता दीजिए क्या क्या कर सकते हैं। डिसेबल कैप्चा कर सकते हैं फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कर सकते हो। सेकंड थिंग क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोई तो एक फिक्स कीजिए, फिक्स कैप्चा शुड बी एंटर, मतलब जैसे मैंने अभी बताया एक पैटर्न 1 2 3 4 5 6 इन डालना, काम बन जाएगा। इसे बैक एंड पे कर सकते हैं, बैक एंड से सेटिंग होता है इसमें। थर्ड थिंग क्या, लेकिन ये एसआईटी के लिए बोल रहा हूँ मैं वो समझ में, यूएटी के लिए और प्रोडक्शन के टाइम पे इसको निकाल देना होता है, वो उनके वो कर लेते हैं उसका काम, ठीक है। थर्ड थिंग क्या होता है उसमें, थर्ड थिंग ये सब होता है, तो इसे बोलते हैं व्हाइट लिस्टेड यूजर। व्हाइट लिस्टेड यूजर पता है क्या होता है, इसका मीनिंग पता है क्या होता है। जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो सबकी चेकिंग होती है, लेकिन कुछ कुछ वीआईपी की चेकिंग नहीं होती, तो नाउ बताइए दोज आर व्हाइट लिस्टेड यूजर और नॉट। Yes, sir. वो व्हाइट लिस्ट मतलब उनको ज्यादा एक्सेस होता है, उनको टोकन की जरूरत नहीं होती। जैसे कंपनी का ओनर है, उसको अटेंडेंस लगाने की जरूरत है क्या, उसी की कंपनी है, No. नहीं लगाने। तो सेम लॉजिक है, व्हाइट लिस्ट यूजर मतलब ऐसे यूजर्स होते हैं जिसको ये वाला स्क्रीन पूछता नहीं, कैप्चा वाला लॉगिन करने का, लॉगिन नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको पता से, लॉगिन करने का वैलिडेशन सर। वैलिडेशन वाला स्क्रीन पूछता नहीं, डायरेक्टली यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए, डायरेक्टली लॉगिन होता है। इससे बोलते हैं व्हाइट लिस्टेड यूजर बनाते हैं, तो उनको बोलिए व्हाइट लिस्टेड यूजर बनाइए, ठीक है। आजकल ये थिंग बहुत ज्यादा मार्केट चली, एपीआई वाला। तो कैसे होता है पता है क्या, अभी ये ट्रिगर कैसे होता है मैं बता आपको थोड़ा सीनियर बताता हूँ। अभी अगर ऑब्जर्व कीजिए कैप्चा 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे मैं पहला वो इमेज वाला बताता हूँ। इमेज वाला पता है मतलब आप लॉगिन करना, यूजर नेम डालना होता है, यहाँ पे पासवर्ड डालना, यहाँ पे इमेज होता है, फिर यहाँ पे साइन इन का किसी का बटन होता है, राइट। यस। हेलो,
तो जब भी कभी आपका पेज लोड होता है ना, तो ये कहाँ से तो कुछ तो चीजें लेके आता है। ये डायरेक्टली लेके आएगा क्या? नहीं, ये कहीं से तो आता है बैक, तो आपको उसका मैपिंग करना होता है। ये फर्स्ट थिंग होगा। सेकंड थिंग क्या कर सकते हो, कुछ कुछ जगह पे ओटीपी आता है, मतलब ओटीपी मतलब लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी आता है मोबाइल पे या ईमेल पे, राइट। जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो तो क्या होता है, देखिए लॉगिन करते हो तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। सर्वर क्या करता है, यूजर नेम लेता है, पासवर्ड लेता है, वो वैलिडेट करता है। अगर ये वैलिडेट है तो उसका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है उसके ऊपर वो क्या करता है, ओटीपी सेंड करता है, राइट। इसके लिए भी ये कुछ तो एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करता होगा, राइट, बरा ना, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करता होगा, उसकी वजह से उसको मिल जाता। सेम आप एपीआई रिक्वेस्ट कॉल कीजिए और आप ओटीपी ले लीजिए वहां से, ये पॉसिबल है। अभी आप सब लोग एपीआई का लेक्चर कर ही रहे, राइट। उसमें गेट, पुश, पोस्ट मेथड होती है। आप गेट की रिक्वेस्ट कॉल कीजिए और बताइए ये यूजर नेम और ये पासवर्ड है, इसका करंट ओटीपी क्या है, आप बता दीजिए, वो बता देगा। आप वही एंटर कीजिए, काम बन गया ना आपका। आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में ये चल रहा है, ये वाला वे चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना करना पड़ेगा, शायद से 8-10 हो गए, मीटिंग लेट हो जाएगी। ठीक है। ओके सर।